हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों, कल हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था इंटरफेरेंस के बारे में। जो इससे पहले मैंने वीडियो डाली थी वो इंटरफेरेंस से रिलेटेड थी, जिसमें हमने पढ़ा था कि इंटरफेरेंस है क्या, और हमने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ा था। अगर किसी ने अभी ये नहीं देखा कि इंटरफेरेंस क्या होती है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या है, तो पहले वो वीडियो देख लें, क्योंकि आज की वीडियो तभी समझ में आएगी। तो आज हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा और डिटेल में ले जाएंगे। तो एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था क्या बेसिकली, जो हमने लास्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस किया। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बच्चों, हमने देखा था कि इसमें क्या किया गया था कि सपोज ये कोई एक लाइट का सोर्स है जिसमें से लाइट निकलती है, और इसके सामने हमने एक ये स्लिट रख दी। स्लिट आपको पता है कि एक ये होल है जिसमें से लाइट जाएगी। एक लीनियर स्लिट हमने बना ली, जिससे जो वेव फ्रंट निकलेंगे वो कैसे होंगे, शेप में सिलेंड्रिकल होंगे। तो ये एक स्लिट है S1, मतलब इसे ये एक स्लिट लगा दी हमने, सिंगल स्लिट। अब इसके सामने, ठीक है, ये हमारा सोर्स है, दिस इज द सोर्स ऑफ लाइट, मतलब जहां से लाइट निकल रही है, और ये हमारी पहली स्लिट है, इसको S मान लिया हमने। अब कुछ डिस्टेंस पे इससे हमने रख दी थी एक डबल स्लिट। क्या रख दी थी? डबल स्लिट, मतलब एक ऐसा अरेंजमेंट जिसमें दो लीनियर होल्स हों इस तरह से, जिनकी विड्थ बहुत कम हो। ठीक है, तो ये दो स्लिट्स यहाँ रख दी, S1 और S2, इसे बोलते हैं डबल स्लिट। सच दैट कि दोनों स्लिट्स इस स्लिट S से सेम डिस्टेंस पे हैं। तो होता क्या था, हमने पढ़ा था कि जब यहाँ से जो ये हमारा सोर्स ऑफ लाइट है, इससे जब लाइट इस पे पहुंचेगी, ठीक है, जो हमारा सोर्स ऑफ लाइट है उससे जब लाइट सिंगल स्लिट पे पहुंचेगी तो सिंगल स्लिट इल्यूमिनेट होगी, और अपने अंदर से क्या निकालेगी ये सिंगल स्लिट? इस तरह से वेव फ्रंट्स निकालेगी, जो कैसे होंगे, शेप में सिलेंड्रिकल होंगे। तो इस तरह से जब ये सोर्स से लाइट जाएगी और ये लाइट इस स्लिट पे फॉल करेगी, तो यहां से इस स्लिट से वेव फ्रंट्स निकलने शुरू हो जाएंगे, जो किस शेप में होंगे? सिलेंड्रिकल, क्योंकि हमारी जो स्लिट है वो लीनियर है। ठीक है, तो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट निकलेंगे। और यहाँ पे सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट्स में आप देख सकते हो कि जो डार्क लाइन है वो क्रस्ट को रिप्रेजेंट करती है, और डॉटेड लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है? ट्रफ को। ये हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था बच्चों। इसके बाद दोस्तों, जैसे ही ये वेव फ्रंट स्लिट S1 और S2 पे पहुंचेंगे, तो अकॉर्डिंग टू हाइगन प्रिंसिपल, ईच पॉइंट ऑन ए प्राइमरी वेव फ्रंट एक्ट एज द सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। मतलब यहाँ क्या होगा बच्चों, S1 और S2 इससे अपने वेव फ्रंट्स निकलने शुरू हो जाएंगे। मतलब S1 और S2 दो सोर्स बन गए जिनसे अलग से अपने वेव फ्रंट्स निकल रहे हैं, और इन दो सोर्सेज को हम बोलते हैं कोहेरेंट सोर्सेज। क्या बोलते हैं इनको? कोहेरेंट सोर्सेज बोलते हैं। कोहेरेंट सोर्सेज बच्चों, आपको मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था। कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं? ऐसे सोर्सेज ऑफ लाइट जिनसे निकलने वाली लाइट वेव्स के बीच में या तो फेस डिफरेंस 0 होता है या कांस्टेंट रहता है, या आप सिंपल भाषा में कह सकते हो कि दो सोर्सेज वूज पेरेंट सोर्सेज सेम, मतलब जिनको प्रोड्यूस करने वाला सोर्स सेम है। यहाँ पे S1 और S2 S से प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो आप कोहेरेंट सोर्स की डेफिनेशन भी दे सकते हो कि द सोर्सेज ऑफ लाइट वूज पेरेंट सोर्स इज सेम, कि जिनका पेरेंट सोर्स सेम हो उन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चों? कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद अब हम आगे डिस्कस करते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था कि जैसे ये वेव फ्रंट यहां पहुंचेगा तो अकॉर्डिंग टू हाइगन प्रिंसिपल S1 से अपना वेव फ्रंट जनरेट होगा इस तरह से। इसी तरह से बच्चों S2 से अपना वेव फ्रंट जनरेट होगा। और ये दोनों वेव फ्रंट्स क्या कर रहे हैं? आपस में इंटरफेयर कर रहे हैं। ये हमने देखा था लास्ट टाइम। तो ये वेव फ्रंट्स बच्चों आपस में क्या कर रहे हैं? इंटरफेयर। तो इनके इंटरफेयर करने से कहीं पे तो होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये लास्ट टाइम आपको बताया गया था, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है ना। कहीं पे तो होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और कहीं पे होगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो दो तरह का इंटरफेरेंस बच्चों हमें देखने को मिलेगा, कंस्ट्रक्टिव एंड
डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आपको मैंने बताया था कि जब क्रस्ट पे क्रस्ट गिरती है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, और जब क्रस्ट पे ट्रफ गिरती है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। तो जहां पे क्रस्ट गिर रही है वहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जैसे देखो यहाँ क्रस्ट पे क्रस्ट गिर रही है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और जहां क्रस्ट पे ट्रफ गिर रही है, देखो ये हमारी इस वेव S1 स्लिट की क्या है, क्रस्ट, और ये डॉटेड क्या है, ट्रफ, वहां डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमें मैक्सिमा मिलता है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमें मिनिमा मिलता है। तो इससे दोस्तों जो सामने स्क्रीन थी, जैसा आपको लास्ट टाइम बताया, तो स्क्रीन पे हमें सेंटर में एक मैक्सिमा मिलता है, मतलब ब्राइटनेस मिलती है मैक्सिमम, मतलब ब्राइट बैंड मिलता है एक लाइट का। उसके बाद हमें एक डार्क बैंड मिलता है जिसमें कोई लाइट नहीं है, वहां हुआ है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। फिर से हमें मिलता है ब्राइट बैंड, फिर से डार्क बैंड। तो इस तरह से हमें अल्टरनेट ब्राइट और डार्क बैंड लाइट के जो है बच्चों मिलते हैं, कि यहाँ लाइट है, यहाँ अंधेरा है, डार्कनेस है या कम लाइट है, यहाँ फिर से लाइट है, यहाँ फिर से अंधेरा है। तो हमारी जो लाइट थी वो एक ही जगह ना फॉल करके डिस्ट्रीब्यूट हो गई है ना, कहीं पे मिल रही है लाइट, कहीं नहीं मिल रही, कहीं मिल रही है, कहीं नहीं मिल रही। तो लाइट एनर्जी क्या हो गई, रीडिस्ट्रीब्यूट हो गई, इसे ही इंटरफेरेंस बोलते हैं। ठीक है, आज हम इसी को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। आज हम कंडीशन निकालेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। हम कब बोलेंगे कि दो वेव्स जब आपस में इंटरफेयर करेंगी तो वो मुझे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देंगी, कंस्ट्रक्टिव मतलब हमें मैक्सिमा देंगी, और कब वो वेव्स हमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देंगी मतलब मिनिमम देंगी। मतलब यहां जो हमें लाइट मिलेगी कब मैक्सिमम मिलेगी और कब मिनिमम मिलेगी। ठीक है, कि कब लाइट मैक्सिमम मिलेगी, कब लाइट मिनिमम मिलेगी, तो वो कंडीशंस यहां हम आज फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में मैथमेटिकली एक डेरिवेशन हम यहाँ पे निकालेंगे, जिससे पता चलता है कि कब हमें मैक्सिमम मिलेगा, कब मिनिमम मिलेगा, मतलब कब होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और कब होगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये आज हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो बच्चा पार्टी कंडीशंस हम निकालने वाले हैं। तो इसके लिए मैंने मान लिया ये हमारी सिंगल स्लिट है जिससे लाइट आगे जाएगी। उसके बाद बच्चों ये हमारी डबल स्लिट है कि यहाँ से लाइट जाएगी, इस पे और इस पे फॉल करेगी, और यहाँ से अपने अपने वेव फ्रंट्स निकलेंगे। सामने ये रखी है स्क्रीन, और स्क्रीन पे हमें मिलेगा यहाँ पे इंटरफेरेंस पैटर्न, इंटरफेरेंस पैटर्न। ठीक है, तो यहां स्क्रीन पे सामने बच्चों हमें मिलेगा इंटरफेरेंस पैटर्न। ठीक है, ये हमारा सेंटर पॉइंट है इसका। तो अब सपोज अब यहां से दोस्तों होगा क्या कि लाइट आएगी, यहां से अपनी वेव्स निकलेंगी, इसकी अपनी वेव्स निकलेंगी, वो इंटरफेयर करेंगी, अलग अलग पॉइंट पे गिरेंगी स्क्रीन पे। तो मैंने स्क्रीन पे कहीं पे ये पॉइंट ले लिया बच्चों P। ठीक है, मैंने स्क्रीन पे एक पॉइंट ले लिया P। तो एक वेव तो यहां से चलेगी, मतलब ऐसे जाएगी इस तरह से, मतलब एक S1 से P पॉइंट पे क्या हो रहा है, अब P पॉइंट पे दो वेव्स आपस में इंटरफेयर कर रही हैं, एक जो S1 से निकली है और एक जो S2 से निकली है, और इन वेव्स के बीच में पाथ डिफरेंस भी होगा। क्यों होगा पाथ डिफरेंस, क्योंकि देखो P पॉइंट S1 के नजदीक है, तो यहां से चलने वाली वेव को कम डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ रही है, यहां से चलने वाली वेव को ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ रही है। तो इसका मतलब यहां से जो वेव गई और यहां से जो वेव गई, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ फेस डिफरेंस या कह लो पाथ डिफरेंस जरूर होगा। तो अब हम बताएंगे कि हमें कैसे फेस डिफरेंस या पाथ डिफरेंस से पता चलेगा कि यहां पे जब ये लाइट वेव्स मिलेंगी तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो मैंने माना कि ये जो पहली वेव गई, इसकी जो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन, डिस्प्लेसमेंट है वो y1 है, दूसरी वेव की जो डिस्प्लेसमेंट है वो y2 है। अब आपको पता है कि वेव की डिस्प्लेसमेंट का क्या फॉर्मूला होता है, तो हमने फर्स्ट वेव की जो डिस्प्लेसमेंट मानी वो मानी y1 = a sin ओमेगा t। दिस इज द इक्वेशन फॉर फर्स्ट वेव जो यहां से चली है, P पॉइंट पे पहुंची है। ठीक है, A क्या है यहाँ पे बच्चों, एम्पलीट्यूड, पहले भी बताया आज दोबारा बता देता हूं। A क्या है बच्चों, एम्पलीट्यूड, और ओमेगा टी यहाँ किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, फेस को। किसको रिप्रेजेंट करता है, फेस को। तो A हमारा एम्पलीट्यूड है, ओमेगा टी हमारा फेस है। सिमिलरली बच्चों हमने माना कि दूसरी जो वेव है ये, इसकी इक्वेशन है हमारी A sin ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है ना, क्या है, A sin ओमेगा टी प्लस फाई। ये हमारी सेकंड
जो है वेव हमने मान ली, ठीक है, ये हमने क्या मान ली, अपनी सेकंड वेव मान ली, ठीक है। यहाँ पे ये ए क्या है, इसका एम्पलीट्यूड, और ओमेगा टी ये क्या है यहाँ इसका एम्पलीट्यूड वेव का, और ओमेगा टी प्लस फाई क्या है इसका फेस। क्लियर है यहाँ तक? अभी मैंने जो वेव्स मानी है, मैंने उनकी जो एम्पलीट्यूड है वो सेम माने हैं। आप चाहें तो अलग अलग भी मान सकते हो। अगर मैं अलग अलग मानूं तो इसका एम्पलीट्यूड मैंने A1 मान लिया, इसका A2 मान लिया, चाहे आप सेम मान के सोल्व कर लो तब भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए, तो इसका ये बन गई, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट वेव की इक्वेशन, ये सेकंड वेव की इक्वेशन। अब जब ये दोनों वेव्स मिलेंगी, सुपर इंपोज करेंगी पी पॉइंट पे, तो इनके सुपर इंपोज करने से जो नई वेव बनेगी, उस वेव की जो इक्वेशन होगी, मतलब उसकी जो डिस्प्लेसमेंट होगी, इट विल बी द सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ फर्स्ट वेव एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेकंड वेव। ये तो क्लियर है भाई। दो वेव्स मिलेंगी, ऐड होंगी, तो उनकी इक्वेशंस एक दूसरे में ऐड होंगी। जब वेव सुपर इंपोज करेंगी तो देयर डिस्प्लेसमेंट्स विल बी एडेड, तो y विल बी y1 प्लस y2। तो ये हमारी रिजल्टेंट वेव की डिस्प्लेसमेंट है। क्या है ये y यहाँ पे? डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिजल्टेंट वेव, ठीक है बच्चा पार्टी। अब इसको स्टडी करते हैं। अब बस आगे का काम कैलकुलेशन वाला है। हमें y1 की वैल्यू रखनी है और y2 की वैल्यू रखनी है। तो चलिए वैल्यू रखते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास आएगा y इज इक्वल टू y1। y1 की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे A1 साइन ओमेगा टी, प्लस फिर आएगा y2 आ जाएगा A2 साइन ओमेगा टी प्लस 5, ये आ जाएगा, ठीक। अब यहां से फिर इसको और सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा y इज इक्वल टू A1 साइन ओमेगा टी प्लस, यहां बनेगा ये A2, यहां पे साइन A प्लस बी वाला फॉर्मूला लगा देंगे। क्या लग जाएगा यहाँ पे फॉर्मूला? साइन ऑफ A प्लस बी। तो ये बनेगा साइन A कॉस बी प्लस कॉस A साइन बी, यही लग जाएगा। साइन A प्लस बी का फॉर्मूला लगा देंगे, साइन A कॉस बी प्लस कॉस A साइन बी, ठीक। तो ये फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे तो इस पे फॉर्मूला लगेगा तो बनेगा साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाई, यही आ जाएगा। फर्दर थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे बच्चों तो बनेगा y इज इक्वल टू A1 साइन ओमेगा टी प्लस A2 को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा? A2 कॉस फाई साइन ओमेगा टी प्लस A2 साइन फाई कोस ओमेगा टी। जस्ट मैंने क्या किया बच्चों, यहाँ पे जस्ट थोड़ा सा इसको रीअरेंज किया है। क्या किया है? इसको मैंने जस्ट थोड़ा सा रीअरेंज किया है। अब फर्दर इसमें थोड़े से और हम यहाँ पे चेंजेस करेंगे। वो चेंजेस क्या होंगे? देखो ये जो टर्म है इसमें साइन ओमेगा टी है, यहाँ पे भी साइन ओमेगा टी है, तो मैं यहाँ साइन ओमेगा टी को बच्चों कॉमन निकाल लूंगा। तो जब मैं साइन ओमेगा टी को कॉमन निकाल लूंगा तो मेरे पास बचेगा y इज इक्वल टू, दोनों में से साइन ओमेगा टी कॉमन निकाल लिए, यहाँ बच्चा A1 प्लस A2 कॉस फाई, सारे के बाहर साइन ओमेगा टी कॉमन, ठीक है बच्चों। प्लस यहाँ पे आएगा बच्चे एज इट इज ये A2 साइन फाई, इसको एक ब्रैकेट में लिख लिया और कॉस ओमेगा टी बाहर। यहां तक आई थिंक सबको समझ में आ गया है। अगर यहां तक समझ में आ गया तो एक लाइक जरूर कर दो वीडियो को, और अगर नए हो चैनल पे तो चैनल को भी बच्चों सब्सक्राइब कर ही डालो, ठीक है। तो यहां तक सबको समझ में आ गया। अब इसके बाद देखो बच्चों, इसके बाद क्या होगा ये मैं मिटा देता हूं। अब क्या करेंगे हम? इसके बाद बच्चों हम यहाँ पे इस इक्वेशन को करेंगे सिंपलीफाई। अब ये हमारे पास रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन आ गई जो इन दोनों के सुपर इंपोज होने से बनती है। लेकिन यहाँ पे बच्चा पार्टी ये जो अभी इक्वेशन आई है ये सिंपलीफाइड नहीं है, लेकिन फिजिक्स में हमारी कोशिश रहती है कि चीज़ों को क्या किया जाए? सिंपलीफाई किया जाए। तो यहाँ पे भी भैया यही कोशिश होगी, इसको हम क्या करने की कोशिश करेंगे? सिंपलीफाई। तो कोशिश पे कोशिश होती रही है, सिंपलीफाई नहीं हुआ कुछ भी, है ना। तो अब सिंपलीफाई करते हैं इसको। तो चलिए सिंपलीफाई करते हैं। तो सिंपलीफाई करने के लिए यहाँ पे हम करेंगे कुछ अजम्पशंस, कुछ मानेंगे। हम क्या मानेंगे? इसको मैथमेटिकली सिंपल करने के लिए हमने माना लेट A1 प्लस A2 कोस फाई, कि लेट जो A1 प्लस A2 कोस फाई है इट इज इक्वल टू कैपिटल A इंटू कॉस थीटा।
ठीक है। a1 प्लस a2 cos फाई को हमने क्या मान लिया, कैपिटल A इंटू कोस थीटा एज्यूम कर लिया, ठीक है। सिमिलरली बच्चों हमने क्या किया, जो ये वाली टर्म है a2 साइन फाई, a2 साइन फाई, इसको मान लिया a साइन थीटा, और ये वैल्यूज पुट कर दी इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 बच्चों बनेगी यहां से, सो इक्वेशन 1 बिकम्स, तो बच्चा पार्टी इक्वेशन 1 बन जाएगी आपकी y इज इक्वल टू a1 प्लस a2 cos फाई, इसकी जगह आ जाएगा a cos थीटा इंटू क्या है साइन ओमेगा टी, प्लस यहां पे इसकी जगह आ जाएगा a साइन थीटा इंटू कॉस ओमेगा टी। समझ गए। अब a सारे में से कॉमन, तो a को अगर मैं कॉमन निकाल लेता हूं तो मेरे पास बचता है, साइन को पहले लिख लेता हूं, साइन ओमेगा टी कॉस थीटा, प्लस इधर कॉस ओमेगा टी पहले लिख लिया, साइन थीटा, तो ये आ गया, a मेरा कॉमन आ गया बाहर। अब बच्चों अगर ध्यान से देखें तो इस पे क्या फॉर्मूला लग सकता है, आपने पढ़ा है साइन ऑफ a प्लस बी किसके इक्वल होता है भाई, ये आइडेंटिटी सबको याद है, साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी, ठीक है ना। तो यहाँ पे लग जाएगा ये, तो y आपके पास आ जाएगा a इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा, तो ये आपका y आ गया, क्या आ गया, a साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, ठीक है बच्चा पार्टी। इसे हमने इक्वेशन 2 मान लिया, एंड इट इज द इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट वेव, ये जो हमारी नई वेव बनी ना उसकी इक्वेशन आ गई। आई थिंक यहां तक सबको समझ में आ गया। सिंपली हमने क्या किया था बच्चों, 2 वेव्स मानी थी y1 y2, दोनों को ऐड किया, रिजल्टेंट वेव बनी, सॉल्व करके सिंपलीफाई करके ये आ गया, इसको मैं मिटा देता हूं। तो हमारे पास बच्चों इक्वेशन आ गई रिजल्टेंट वेव की, कैपिटल A इंटू साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। अब अगर इस इक्वेशन को मैं किसी भी सिंपल वेव से कंपेयर करता हूं, किसी भी वेव की इक्वेशन अगर मैं लिखूं तो क्या बनती है, a साइन किसी भी वेव की, ठीक है, क्या बनती है, a साइन ओमेगा टी, कुछ इस तरह से लिखते हैं। जो फर्स्ट टर्म होती है बच्चों वो किसको रिप्रेजेंट करती है, हमेशा एम्पलीट्यूड को। जो साइन के साथ ब्रैकेट में एंगल होता है ये हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चों, फेस को। तो यहां भी यही रूल लागू होगा। तो ये जो कैपिटल A है इट विल रिप्रेजेंट द एम्पलीट्यूड, किसका एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट वेव का, तो एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव, एंड दिस ओमेगा टी प्लस थीटा विल रिप्रेजेंट द फेस ऑफ रिजल्टेंट वेव, है ना भैया, किसको रिप्रेजेंट करेगा ये, फेस ऑफ रिजल्टेंट वेव। क्या यहां तक सबको समझ में आ गया, आ गया, ठीक है ना, समझ में आ गया। अब अगर आप इस इक्वेशन को कंपेयर करते हो हमारी शुरू की इक्वेशन से, जो हमारी पहली वेव थी उसकी इक्वेशन मैंने क्या बताई थी, y1 a1 साइन ओमेगा टी, यही बताई थी। अगर आप बच्चों हमारी जो फर्स्ट वेव थी उसको कंपेयर करते हो हमारी रिजल्टेंट वेव से, तो क्या पता चलता है कि रिजल्टेंट वेव जो है हमारी वो पहली वेव से फेस डिफरेंस में कितना आगे है, थीटा। देखो इसमें ओमेगा टी है, इसमें ओमेगा टी प्लस थीटा है, दैट मीन्स हमारे जो रिजल्टेंट वेव है और जो पहली वेव थी उसके बीच में कितना फेस डिफरेंस है, इस थीटा एंगल का, कितने एंगल का, थीटा एंगल का फेस डिफरेंस है। ये चीज क्लियर हो गई यहां से। अब दूसरा, ये जो कैपिटल A है जैसा मैंने बच्चों बताया, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारी जो वेव बनेगी उसके एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये एम्पलीट्यूड भी निकालना पड़ेगा। एम्पलीट्यूड कैसे निकलेगा भाई, एम्पलीट्यूड निकालने के लिए ये जो 2 ऊपर इक्वेशंस लिखी है ना इनका इस्तेमाल करेंगे। इनको क्या करेंगे, स्केयर कर लो और ऐड कर लो। इस इक्वेशन को मान लो स्टार, इस इक्वेशन को मान लो डबल स्टार। तो अब हम जस्ट क्या करेंगे, हम क्या करेंगे बच्चों, कैपिटल A निकालना है तो हम दोनों इक्वेशंस को स्केयर करेंगे और एक दूसरे में ऐड कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा यहां से कि बाय स्केयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन स्टार एंड डबल स्टार। तो स्टार इक्वेशन और डबल स्टार इक्वेशन को दोस्तों हम स्केयर करेंगे और एक दूसरे में ऐड कर देंगे। तो हमारे पास बचेगा, बनेगा यहाँ पे a1 प्लस a2 cos फाई सारे का स्केयर
प्लस इधर क्या है यहाँ पे a2 साइन फाई इसका सारे का स्क्वायर इज इक्वल टू दूसरी तरफ क्या है भाई a कॉस थीटा उसका स्क्वायर प्लस a साइन थीटा उसका स्क्वायर। क्लियर है? इसको सॉल्व करेंगे तो एम्पलीट्यूड हमें मिल जाएगा। तो देखो कैसे मिलेगा एम्पलीट्यूड, इसका स्क्वायर खोल लो तो क्या बनेगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई प्लस 2a1 a2 कोस फाई, ये मिलेगा। प्लस इधर हमें मिलेगा बच्चों a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू इधर बनेगा बच्चों हमारे पास a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखें सभी बच्चे, ये है a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, ये है a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। तो यहाँ a1 स्क्वायर तो एज इट इज, इन दोनों में से मैं a2 स्क्वायर कॉमन निकाल लूंगा, अंदर क्या बचा कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, यही बचा देखो दोनों में कॉमन, प्लस ये टर्म एज इट इज 2 टाइम्स ऑफ a1 a2 cos फाई। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? एंड दिस इज इक्वल टू, अब यहां से भी बच्चों a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर रह जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो अब बच्चा पार्टी हम सबको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, ऐसे ही साइन स्क्वायर फाई प्लस कोस स्क्वायर फाई भी क्या होगा 1। तो हमारे पास बचेगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ a1 a2 cos फाई इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू 1। सो बाय सिंप्लीफाइंग दिस वी गेट, तो हमें मिलेगा बच्चों यहां से सिंप्लीफाई करके हमारे पास आ गया, उस टर्म को इधर ले आता हूं, हमारे पास आएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a1 a2 cos फाई। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई जो हमें एम्पलीट्यूड के बारे में बताएगी। तो इसका मतलब जो रिजल्टेंट वेव होगी उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा अंडर द रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। इसे इक्वेशन 2 मान लो, नहीं ये तो इक्वेशन 2 ऑलरेडी थी, इक्वेशन 3 मान लो, इसे इक्वेशन 4 मान लो। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे जो इक्वेशन 4 है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, इन दो वेव्स के आपस में मिलने से P पॉइंट पे जो नई वेव बनेगी उसके एम्पलीट्यूड को, किसको रिप्रेजेंट कर रही है बच्चों उसके एम्पलीट्यूड को। तो आई थिंक यहाँ तक अब सबको समझ में आ गया। तो ये तो हमने एम्पलीट्यूड निकाला, अब हम निकालेंगे लाइट की इंटेंसिटी। क्या निकालेंगे? लाइट की इंटेंसिटी, ठीक है ना। अब लाइट की इंटेंसिटी के से ही तो हमें पता चलता है, अगर इंटेंसिटी मैक्सिमम है तो बहुत ब्राइटनेस होगी, अगर इंटेंसिटी मिनिमम है तो डार्कनेस होगी, क्योंकि हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में बताना है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब होता है मैक्सिमम इंटेंसिटी, मैक्सिमम लाइट। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब होता है मिनिमम इंटेंसिटी, डार्कनेस, ठीक है। तो हम यहाँ पे अभी इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे बच्चों। इंटेंसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे उसके लिए हमें थोड़ा सा एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा +1 क्लास का, ये मैं मिटा देता हूँ। +1 क्लास में बच्चों हमने जो पढ़ा है वही हम यहाँ यूज करेंगे। हमने +1 में पढ़ा है कि जो इंटेंसिटी होती है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, तो यहां से इंटेंसिटी बन जाती है सम कांस्टेंट k इंटू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो इस तरह से हम ये फॉर्मूला बच्चों एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी का यूज यहाँ पे करेंगे। तो इसका मतलब जो रिजल्टेंट वेव होगी, हमने माना कि जो हमारी पहली वेव है उसकी इंटेंसिटी कितनी थी I1, सेकेंड वेव की इंटेंसिटी कितनी थी सपोज I2। तो इसका मतलब जो फर्स्ट वेव है उसकी इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी फर्स्ट वेव के एम्पलीट्यूड के, तो यहाँ से I1 इज इक्वल टू आ जाएगा k इंटू A1 स्क्वायर। सिमिलरली बच्चों सेकंड वेव की इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी सेकंड वेव का जो एम्पलीट्यूड है उसके स्क्वायर के, तो यहाँ से ये आ जाएगा कांस्टेंट k इंटू A2 स्क्वायर। सिमिलरली बच्चों जो नेट वेव बनेगी हमारे दोनों के सुपर इम्पोज करने से जो रिजल्टेंट वेव बनेगी उसकी इंटेंसिटी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी रिजल्टेंट वेव के एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, तो यहाँ से I प्रोपोर्शनल आ जाएगा बच्चों सम कांस्टेंट k इंटू ए स्क्वायर, यही आ जाएगा। तो अब जस्ट हमें क्या करना है बच्चों, इक्वेशन 3 में थ्रू आउट k से मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाय k, तो k से जब बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे बनेगा k इंटू ए स्क्वायर इज इक्वल टू k इंटू A1 स्क्वायर प्लस k इंटू A2 स्क्वायर
प्लस 2 टाइम्स ऑफ के इंटू A1 A2 कोस फाई, ये आ जाएगा बच्चों। क्लियर है यहाँ तक सबको? अब फर्दर यहाँ से हमारे पास, इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ बच्चों, k इंटू ए स्केयर इज इक्वल टू के इंटू A1 स्केयर प्लस के इंटू A2 स्केयर प्लस 2 टाइम्स ऑफ, इस k को ना मैं, जो k है उसको मैं अंडर रूट के इंटू अंडर रूट के भी तो लिख सकता हूँ, क्योंकि अंडर रूट के इंटू के k होता है। तो यहाँ मैं इसको लिख लूँगा अंडर रूट के इंटू A1 अंडर रूट के इंटू A2 कोस फाई, इनको अलग अलग ऐसे लिख लूँगा। तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया भाई? आई थिंक क्लियर हो गया होगा यहाँ तक सभी बच्चों को। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ से बच्चों हमारे पास बने गए, फर्दर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं थोड़ा सा और चेंज करके बच्चों, के ए स्केयर इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ A1 स्केयर प्लस के टाइम्स ऑफ A2 स्केयर प्लस 2 टाइम्स ऑफ, इस A1 को बच्चों अगर मैं अंडर रूट में लेके जाऊं तो क्या बनता है, अंडर रूट ऑफ के इंटू A1 स्केयर। ऐसे ही इस A2 को भी अंडर रूट के अंदर लेके जाऊंगा तो क्या बनेगा, के इंटू A2 स्केयर, साथ में कोस फाई। छींक आ गई, कौन याद कर रही है भाई? ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसके बाद बस ये आ गया यहाँ तक बच्चों। इसके बाद इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करोगे, बस वैल्यूज पुट कर दो। आपको पता है के इंटू ए स्केयर क्या है, रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा आई, इसकी जगह के इंटू ए स्केयर की जगह क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल टू के इंटू A1 स्केयर, के इंटू A1 स्केयर इसकी जगह आ जाएगा बच्चों I1 प्लस के इंटू A2 स्केयर इसकी जगह आ जाएगा हमारे पास I2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ के इंटू ये 2 टाइम्स ऑफ अंडर द रूट ऑफ क्या है अंदर, के इंटू A1 स्केयर, के इंटू A1 स्केयर क्या है I1, तो ये बनेगा अंडर रूट ऑफ I1 इंटू, अब नेक्स्ट भी क्या बनने वाला है, अंडर रूट ऑफ I2, तो इनको एक साथ लिख लिया मैंने, अंडर रूट I1 I2, साथ में क्या आएगा कोस फाई। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द इंटेंसिटी ऑफ द रिजल्टेंट वेव। तो हमारी जो रिजल्टेंट वेव बनेगी बच्चों, उसकी जो इंटेंसिटी होगी उसका एक्सप्रेशन ये आ गया। और यहीं से अब हम कंडीशन निकाल लेंगे कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। तो ध्यान से देखेंगे, इसको मैं मिटा देता हूं बाकी को। तो हमारे पास बच्चों नेट इक्वेशन आ गई इंटेंसिटी की, कि हमारी जो रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी है I, दिस इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ I1 I2 इंटू कोस फाई, ये आ गई। क्लियर है यहां तक? अब यहीं से बच्चों हमारे पास कंडीशंस निकलेंगी। तो पहले बच्चों हम निकालते हैं कंडीशन किसके लिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सो फर्स्ट कंडीशन हम निकालेंगे जो किसके लिए है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए है। अब बच्चों हमें पता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम इंटेंसिटी, है ना, मैक्सिमम इंटेंसिटी। अब अगर आप ये इसे इक्वेशन 5th मान लो, तो अगर आप इक्वेशन 5th को देखो तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब हो सकती है। ये जो इक्वेशन है I इज इक्वल I1 प्लस I2 प्लस 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ I1 I2 कोस फाई, इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब हो सकती है बच्चों। अब I1 तो कांस्टेंट है, I2 भी कांस्टेंट है, ये भी चेंज होगा, ये भी चेंज होगा, चेंज क्या हो सकता है, तो भैया चेंज तो कोस फाई हो सकता है। कोस फाई इसमें एक वेरिएबल है। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी कब मिलेगी, अगर कोस फाई की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी कोस फाई शुड बी मैक्सिमम। अब आपको पता है बच्चों कोस की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है, 1, ठीक है ना, सबका मालिक 1। तो कोस फाई की मैक्सिमम वैल्यू होती है बच्चों 1, तो इसका मतलब कोस फाई किसके इक्वल होना चाहिए, 1 के इक्वल होना चाहिए। अब आपको पता है कोस की वैल्यू 1 कहाँ कहाँ होती है, कोस 0 भी 1 होता है ना भाई, सबने पढ़ा है कोस 0 1, कोस 180 भी 1 हो, कोस 180 तो नहीं कहूंगा, कोस 360 भी बच्चों क्या होता है 1। आप इसका मतलब कहने का ये कह सकते हो जैसे कि कोस 0 भी 1 होता है, कोस 2 पाई 360 का मतलब क्या होता है बच्चों 2 पाई, कोस 2 पाई भी 1 होता है। ऐसे ही कोस
4 पाई भी 1 होता है। तो हम कह सकते हैं कि cos फाई 1 कब होगा, जब जब हमारा फाई किसके इक्वल होगा। सो हमारा cos फाई 1 तभी हो सकता है कि अगर मेरा फाई या तो 0 हो या 2 पाई हो या 4 पाई हो या 6 पाई हो या अप टू सॉन 2n पाई। ठीक है ना, मतलब इवन नंबर मल्टीपल हो किसका, पाई का। यहाँ पे 2n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इवन नंबर को। आप देखो अगर मैं n को क्या पुट करता हूँ 0 तो मुझे मिलता है फाई 0। अगर मैं n को पुट करता हूँ 1 तो मुझे फाई मिलता है 2 टाइम्स ऑफ 1 इंटू पाई 2 पाई, है ना। तो यहाँ ये हमारे पास आ गया। तो इसका मतलब बच्चों के कोस फाई किसके इक्वल होना चाहिए, कोस ऑफ 2n पाई। ठीक है, तो ये हमारे पास कंडीशन आ गई किसके लिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। मतलब हमें मैक्सिमा तभी मिलेगा अगर हमारा जो ये फाई एंगल है ये किसके इक्वल है, 2n पाई, वेयर n इज इंटीजर, वेयर n इज एन इंटीजर। ये एक पूरा नंबर है, n की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो इसका मतलब दिस इज द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बच्चों, कि अगर हमारी जो ये दो वेव्स थी, ठीक है, आपको बताता हूं, दो वेव्स की हमने इक्वेशन लिखी थी और जो इक्वेशन आई थी दो वेव्स की वो क्या आई थी, देखो हमारी जो दो वेव्स थी बेटा, फर्स्ट वेव थी y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी, सेकेंड वेव हमने मानी थी a2 कोस ओमेगा टी प्लस फाई। तो हमारी बच्चों दोनों वेव्स में कितना डिफरेंस है, फाई का फेस डिफरेंस है। तो अगर ये फेस डिफरेंस 2n पाई है, मतलब इवन नंबर मल्टीपल है किसका, पाई का। क्या है, इवन नंबर मल्टीपल ऑफ पाई, तब हमें ये दो वेव्स मिलके यहाँ पे क्या देंगी, मैक्सिमा देंगी, मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देंगी। तो ये कंडीशन आ गई बच्चों कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। ये जो कंडीशन मैंने निकाली है ये फेस डिफरेंस की टर्म्स में है। ऐसे ही इस कंडीशन को मैं पाथ डिफरेंस की टर्म्स में भी निकाल सकता हूं। तो पाथ डिफरेंस की टर्म में कैसे निकालेंगे, देखो इसके लिए आपको थोड़ा सा एक डायग्राम देखना पड़ेगा। वेव्स के डायग्राम से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे फेस डिफरेंस से हमें पाथ डिफरेंस पता लग जाता है। देखो बच्चों, सपोज मेरे पास दो वेव्स हैं, एक वेव ये है, जो ऐसे जा रही है, यहां पे वैल्यू 0, यहां पे जो है पाई और यहां पे 2 पाई, ऐसे ही यहां आगे चली जाती है, फिर ये वैल्यू 3 पाई, ये हो जाता है बच्चों 4 पाई, इस तरह से यहाँ पे ये वैल्यू है पाई बाय 2, यहाँ पे है 3 पाई बाय 2, इस तरह से वैल्यूज जा रही है। ठीक है, तो ये एक वेव है, ठीक। और एक वेव बच्चों मैंने ये बनाई, ये वैल्यू मेरी यहाँ 0, ये वैल्यू पाई, ये वैल्यू बच्चों मेरी 2 पाई, ये वैल्यू है 3 पाई और ये है बच्चा पार्टी 4 पाई, ऐसे ही यहाँ पे बच्चों ये है 5 पाई। अब मैंने एक वेव बनाई बच्चों जो ऐसे चल रही है। अब अगर आप इन दो वेव्स को ध्यान से देखो तो ये वेव और ये वेव में कितना फेस डिफरेंस है, 2 पाई का। ये वेव यहां से स्टार्ट हो रही है, ये वेव यहां से स्टार्ट हो रही है, तो ये वेव जो है इससे 2 पाई के फेस डिफरेंस से आगे चल रही है। क्लियर है ये चीज, हमने कितना फेस डिफरेंस मानना है, हाँ 2 पाई का। तो आप ध्यान से देखो, अगर फेस डिफरेंस 2 पाई का है तो पाथ डिफरेंस कितना होगा, इनके पाथ में ये कितना डिफरेंस आया, ये वेव इससे कितना आगे चल रही है, लैम्डा, कितना आगे चल रही है, लैम्डा, मतलब वेवलेंथ। आपको पता है कि एक वेव की लेंथ को बोलते हैं उसकी वेवलेंथ, मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट्स और ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ। और यहां से लेके इस वेव की जो लेंथ है यहां से यहां तक, ये सिंगल एक पल्स पूरी हो जाती है, एक साइकिल पूरी, तो यहां से लेके यहां तक ये इसकी वेवलेंथ है। तो आप ध्यान से यहां पे अगर देखो कि जब जब फेस डिफरेंस 2 पाई होगा तब तब पाथ डिफरेंस कितना होगा, लैम्डा, कितना होगा, लैम्डा। और अगर मैं फेस डिफरेंस बेटा 4 पाई लेता हूं तो पाथ डिफरेंस कितना होता है, 2 लैम्डा। समझ रहे हो। तो यहां पे एक चीज क्लियर हो रही है हमें कि अगर मैं फेस डिफरेंस 2 पाई लेता हूं तो मुझे पाथ डिफरेंस बच्चों कितना मिलता है, लैम्डा। और अगर मैं फेस डिफरेंस 1 लेता हूं तो पाथ डिफरेंस मिलेगा लैम्डा अपॉन 2 पाई। और अगर मैं फेस डिफरेंस 5 लेता हूं तो पाथ डिफरेंस कितना होगा, लैम्डा अपॉन 2 पाई टाइम्स ऑफ 5।
तो इसका मतलब जो पाथ डिफरेंस यहाँ पे होगा इस केस में वो कितना होने वाला है, पाथ डिफरेंस हमारा होने वाला है लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू फाई। फाई कितना है बच्चों हमारा 2n पाई। तो यहाँ पाई से पाई कट गया, 2 से 2 कट गया, हमारे पास क्या बचा पाथ डिफरेंस n टाइम्स ऑफ लैम्डा। तो यहां से ये कंडीशन बच्चों हमारे पास आ गई कि अगर दो वेव्स के बीच में फेस डिफरेंस है 2n पाई तो पाथ डिफरेंस कितना होगा बच्चों, n लैम्डा होगा। तो जब जब हमारी दो वेव्स के बीच का पाथ डिफरेंस कितना होगा, n लैम्डा, तब तब हमें क्या मिलेगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। n यहां हो सकता है 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो इसका मतलब अगर दो वेव्स के बीच का जो पाथ डिफरेंस है वो चाहे लैम्डा हो, चाहे 2 लैम्डा हो, चाहे 3 लैम्डा हो, चाहे 4 लैम्डा हो, या अप टू सो ऑन n लैम्डा हो, तब हमें मैक्सिमम लाइट मिलने वाली है स्क्रीन पे। सो दिस इज द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। एग्जाम में यहां तक करना है, दिस इज द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। आई होप सबको समझ में आई होगी। कैसी लग रही है वीडियो कमेंट जरूर करना, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। किसकी बात करते हैं, डिस्ट्रक्टिव। ये आई होप सबको समझ में आ गया। अब हम निकालेंगे बच्चों कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव की जगह यहां आ जाएगा भैया डिस्ट्रक्टिव। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब जैसा मैंने आपको बताया कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या कंडीशन है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हमारा जो इंटेंसिटी है वो मिनिमम होनी चाहिए भाई। इंटेंसिटी क्या होनी चाहिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए बच्चों, मिनिमम। अब अगर इंटेंसिटी मिनिमम रखनी है तो ये जो वेरिएबल है कोस फाई, ये कोस फाई बच्चों क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। अब आपको पता है कोस फाई की वैल्यू मिनिमम कितनी होती है, 0। अब आपको पता है कोस की वैल्यू 0 कब कब होती है, जब जब हमारा फाई कितना होगा 90 डिग्री, तो हमें यहाँ पे वैल्यू 0 मिलेगी। cos 90 कितना होता है, 0 होता है। ऐसे ये होगा अगर 270, तब भी हमें इसकी वैल्यू 0 मिलने वाली है। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ बच्चों कि अगर फाई अब हमारा कितना है π/2, हमें क्या मिलेगी, इसकी वैल्यू 0 मिलेगी। मतलब cos 90 आपको पता है cos π/2 क्या होता है, 0 होता है। ऐसे ही बच्चों अगर हमारा जो है एक मिस्टेक होगी बच्चों, ये थोड़ा सा ठीक करते हैं दोबारा। मैंने क्या कहा बच्चों कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, दोबारा देखना, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कोस फाई क्या होना चाहिए, हमारा मिनिमम होना चाहिए। और कोस फाई की जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी होती है, 0 नहीं होती। कोस फाई की मिनिमम वैल्यू, कोस फाई की बच्चों मिनिमम वैल्यू होती है -1। कितनी होती है बच्चों, -1, क्योंकि कोस फाई की वैल्यू -1 से +1 के बीच में होती है। तो मिनिमम वैल्यू कोस फाई की कितनी है बच्चों, -1। और हमें पता है कोस फाई की वैल्यू -1 कब कब होगी, जब जब फाई हमारा पाई होगा। हमें पता है कोस पाई मतलब कोस 180 -1, या क्या होगा 3 पाई होगा, या क्या होगा 5 पाई होगा। तो जब जब हमारा जो फाई है, ठीक है, जब जब हमारा फाई है वो पाई, 3 पाई, 5 पाई अप टू सो ऑन, ठीक है, अप टू सो ऑन 2n+1 टाइम्स ऑफ पाई होगा, तब हमें क्या मिलेगा बच्चों, जो है हमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। 2n+1 का मतलब क्या है बच्चों, ये देखो n अगर मैं 0 पुट करता हूं तो क्या बनता है, 2 × 0 + 1 तो पाई बनता है ना। n अगर मैं 1 पुट करता हूं तो 2 × 1 2 + 1 3 पाई बनता है ना। तो इस तरह से बच्चों, तो हम कह सकते हैं कि जब जब हमारा फेज डिफरेंस कितना होगा, 2n+1 टाइम्स ऑफ पाई होगा, वेयर जो हमारा n है वो एक इंटीजर है, पूरा नंबर है, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, तब हमें क्या मिलने वाला है बच्चों, मिनिमा मिलने वाला है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलने वाला है। तो ये हमारी कंडीशन हमें मिल गई डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, जो कहती है कि जब जब फेज डिफरेंस होगा 2n+1 पाई, हमें तब क्या मिलने वाला है बच्चों, मिनिमा मिलने वाला है। तो आई थिंक यहां तक सबको समझ में आ गया। तो ये अगर पता लग गया हमें, तो हमें बच्चों पाथ डिफरेंस भी पता लग जाएगा। पाथ डिफरेंस कैसे पता लगेगा, इस फॉर्मूले से। हमें पता है अगर 2 पाई है तो हमें पता है
2 पाई अगर फेज डिफरेंस है तो लैम्डा पाथ डिफरेंस, 1 है तो लैम्डा अपॉन 2 पाई और 5 है तो लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू 5। तो इसका मतलब बच्चों अगर हमें पाथ डिफरेंस निकालना है इस केस में तो कैसे निकलेगा वो पाथ डिफरेंस, मैं लैम्डा अपॉन 2 पाई को फेज डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मेरे पास बच्चों आ जाएगा यहाँ से लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू 2n प्लस 1 टाइम्स ऑफ पाई। तो पाई से बच्चों पाई कैंसल। तो इसका मतलब बच्चों जब जब पाथ डिफरेंस इक्वल होगा 2n प्लस 1 बाय 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा, तब तब हमें क्या मिलने वाला है, मिनिमा मिलने वाला है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलने वाला है। आई होप यहां तक सबको समझ में आ गया। तो इसका मतलब क्या है 2n प्लस 1 बाय 2 लैम्डा का, कि देखो जब n आप 0 पुट करोगे तो पाथ डिफरेंस कितना आएगा भाई, जब n को 0 पुट करोगे तो बच्चों पाथ डिफरेंस आपका आएगा 2 टाइम्स ऑफ 0 0 1 बाई 2 मतलब लैम्डा बाई 2। तो देखो अगर पाथ डिफरेंस कितना है दो वेव्स के बीच में, लैम्डा बाई 2, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। आपको यहां भी दिखा सकता हूं, देखो अगर ये वाली वेव ना होती और हमारी वेव ये होती बच्चों, ये, तो इनमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा या डिस्ट्रक्टिव। देखो इस वेव में और इस वेव में कितना पाथ डिफरेंस है, लैम्डा बाय 2 का, है ना। ये यहां से स्टार्ट हो रही है और ये यहां से स्टार्ट हो रही है, तो कितना डिफरेंस है, लैम्डा बाय 2। अगर मैं इन दोनों को सुपर इंपोज कराऊं एक दूसरे पे तो क्या हो रहा है, इस वेव का जो ट्रफ है वो इसके क्रस्ट पे गिर रहा है, इसका क्रस्ट इसके ट्रफ पे गिर रहा है। तो मतलब ये हमें क्या देने वाली है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देने वाली है। तो जब जब पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 होगा, या अगर मैं n को 1 पुट करता हूं मतलब 3 लैम्डा बाय 2 होगा या 5 लैम्डा बाय 2 होगा, तब तब हमें क्या मिलेगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। तो इसका मतलब जब जब हमारा पाथ डिफरेंस जो है ओड नंबर मल्टीपल होगा, क्या होगा, मतलब जब जब हमारा पाथ डिफरेंस ओड नंबर मल्टीपल होगा किसका, लैम्डा बाय 2 का, तब तब हमें क्या मिलने वाला है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलने वाला है। आई थिंक सबको समझ में आ गया कि जब जब पाथ डिफरेंस ओड नंबर मल्टीपल होगा लैम्डा बाय 2 का, तब तब हमें जो है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलने वाला है। तो आज की वीडियो थोड़ी लेंथी हो गई क्योंकि टॉपिक थोड़ा लेंथी था। तो इस तरह से हमने ये कंडीशंस निकाल ली कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो शेयर जरूर करें। जितने भी क्लास 12th में स्टूडेंट्स पढ़ते हैं वो सभी इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों पे शेयर करें, दिल खोल के प्यार दें। आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, आगे भी और मेहनत मैं करता रहूँगा। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ध्यान रखें।